हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है। आज से हम क्या करेंगे, आज से हम सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए होंगे सारे हम पेपर को ही सॉल्व करेंगे। आज हम पहले पेपर को सॉल्व करेंगे सीडीपी में, जो कि 6 फरवरी 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें 1 to 5 में जो सीडीपी का पोर्शन था आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम 6 फरवरी 2023 के पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वाइल एट टाइम्स डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, येट विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली डिस्कस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिक रीजनिंग। तो इसमें क्या कह रहा है, हिंदी में देख लेते हैं कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन क्षेत्र। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को बढ़ाया गया है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इसकी भाषा बहुत टफ की गई। इसमें पूछ रहा है कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन तथा तार्किकता होता है वह किस प्रकार के जो विकास के क्षेत्र से संबंधित होता है। फिजिकल से होता है, गत्यात्मक से होता है, सामाजिक से होता है या फिर संज्ञानात्मक से होता है। बताइए, आप समस्या समाधान कर रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं, तो क्या वह फिजिकल होगा? नहीं। आपकी शारीरिक वृद्धि होगी तो फिजिकल होगा ना। गत्यात्मक नहीं, गत्यात्मक क्या होगा, मसल साज का ज़्यादा यूज होता है तो वह गत्यात्मक हो जाएगा। और क्या सोशल होगा? सोशल नहीं होगा, सोशल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव हो जाएगा ना। ज्ञान से ही संबंधित तो होता है, तो ज्ञान से संबंधित विकास में समस्या समाधान आएगा, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता आएगा। तो देख लीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन सीटेट में अब पूछा जाने लगा है कि क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा लेकिन उसकी लैंग्वेज टफ रहेगी। इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ना है और आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, विकास किस ओर से किस ओर बढ़ता है। बताइए, सिर से पैर की ओर, बिल्कुल ये सही है। जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल होता है, ये गलत हो जाएगा, सरल से जटिल होता है। बाहर से केंद्र नहीं होता, प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है वह केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी है, विशिष्ट से समान नहीं, पहले समान होगा फिर विशिष्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिर से पैर की ओर जाता है जिसे सिरापदी मुख कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, सिरापदी मुख कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और डैश भरना है समाजीकरण का द्वितीय कारक। बताइए, समाजीकरण का प्राथमिक कारक मैंने बताया था परिवार होता है, तो परिवार वाला ऑप्शन चुन लीजिए, एक है, परिवार वाला एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा ना। परिवार प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय जो है वह द्वितीय कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है। बताइए, स्कीमा जो है अगर वह संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या होगा, अनुकरण होगा, असंतुलन होगा, संरक्षण होगा या विकास का समीपस्थ क्षेत्र। विकास का समीपस्थ क्षेत्र इन्होंने दिया ही नहीं है, ये इनकी थ्योरी सही है नहीं है। कंजर्वेशन की बात नहीं होगी। अगर मान लीजिए आप क्या है, आपका जो स्कीमा है, आपका जो ज्ञान है, सूचनाओं का जो पैकेट्स है वह संतुष्ट, अगर आपको संतुष्ट ही नहीं दे रहा है तो क्या होगा, आपके अंदर असंतुलन आ जाएगा ना, आपको क्या होगा, असंतुलन आ जाएगा, डिसइक्विलिब्रेशन आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका स्कीमा आपको संतुष्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आप असंतुलित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। बताइए, वस्तु स्थायित्व का गुण मैंने बताया था किस अवस्था में आता है। वस्तु स्थायित्व में क्या होता है, लेकिन बच्चे को एक बार बता दिया जाता है कि ये चाबी है, उसके बाद अगर वह चाबी छुपाया कहीं रहता है तो उसे पता रहता है कि मैंने चाबी छुपाया है, और आप पूछेंगे कि चाबी कहाँ है तो वह आपको बता देगा मैंने यहाँ छुपाया है। तो वस्तु मतलब वस्तुओं को पहचानने लगता है। वस्तुओं के अगर आप उसे बताएंगे कि ये चीज़ है तो उसको वह पहचान लेगा, उस नाम से पहचान लेगा। और यह किस अवस्था में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, संवेदी गामक अवस्था में आता है, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, 0 से 2 वर्ष होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 6 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न 6 है कि रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। हिंज की दुविधा किससे संबंधित है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से संबंधित ना, कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है उससे संबंधित है हिंज की दुविधा। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि हिंज की दुविधा किस सिद्धांत से संबंधित है, तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से संबंधित है।
और उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज का पैसा नहीं चुराना चाहिए था क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो रमन क्या उसके सामने हिंज की जो कहानी है उसे बताई गई, हिंज डिलेमा को बताया गया और उसने क्या कहा कि हिंज को किसी भी हालत में पैसा नहीं चुराना था, भले ही उसकी बीवी मर जाती लेकिन उसे पैसा नहीं चुराना चाहिए था। ऐसा करने से क्या होगा कि यह अपराध है और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो वह किस स्टेज में है यह पूछा जा रहा है। कोलबर्ग ने कितनी स्टेज बताई थी? 6 स्टेज बताई थी ना। कोलबर्ग ने स्तर 3 बताए थे और स्टेज 6 बताई थी। तो कौन से स्तर में? आज्ञाकारिता और दंड अभिन्यास नहीं, इसमें क्या होता है कि दंड से बचने के लिए ये करता है। और इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटल क्या होता है? जैसे का तैसा होता है। इसमें मतलब आप जैसा करेंगे, जैसा नैतिकता आप बच्चे को सामने दिखाएंगे, बच्चा भी उसी प्रकार नैतिकता दिखाएगा। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि बच्चा अच्छा दिखने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए ऐसा करता है। यह किस अवस्था में है? यह कानून और व्यवस्था विन्यास में है। मतलब जब बच्चा कानून को मानने लगता है, कानून को ही मतलब किसी भी कार्य करने के लिए अगर वो बोलेगा कि हमें रेड लाइट पार नहीं करना है क्योंकि यह कानून का नियम है, तो वह किस अवस्था में है? वह लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 है कि वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए, वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान करते हैं, ये तो गलत है। समाज के बारे में बात की है लेकिन पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलगाव, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। बताइए, सहयोग के बिना, वाइगोत्स्की ने सहयोग की बात की है तो ये भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करता। बताइए, इन्होंने पाड़ के बारे में बताया था ना, इन्होंने टेम्परेरी हेल्प के बारे में बताया था और वह अधिगम में अवरोध पैदा करता है कि अधिगम को और ज़्यादा अच्छे से गति प्रदान करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। सांस्कृतिक उपकरण जो होते हैं, कल्चरल टूल्स के बारे में किसने बताया है? प्रश्न बनता है कि कल्चरल टूल्स के बारे में किसने बताया है? तो वाइगोत्स्की ने बताया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करेगी? मतलब अधिगम को और अच्छे से बढ़ाएगी, उसको उसकी गति प्रदान करेगी, अधिगम को और अच्छे से समुन्नत करेगी। पैसिव इमिटेशन, निष्क्रिय अनुकरण तो निगेटिव है और इसको किसी भी वैज्ञानिक ने कहीं नहीं कहा, किसी भी सैद्धांतिक जो विचारधारा है किसी ने नहीं कहा है। सहभागी अधिगम हो सकता है। व्यंग्यात्मक शिक्षण की बात नहीं की है, ये भी गलत हो जाएगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन की भी बात नहीं की है। इसमें किसकी बात की गई है? इन्होंने, वाइगोत्स्की ने किसे कहा है? बताइए, वाइगोत्स्की ने कहा है सहभागी अधिगम के बारे में बात की। वाइगोत्स्की ने सहभागी अधिगम के बारे में बात की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कोऑपरेटिंग लर्निंग की बात वाइगोत्स्की ने की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, वह किसकी अनुशंसा करती है? स्टैंडर्डाइज करिकुलम। बताइए, एक स्टैंडर्ड हो जाए, उसी के अनुसार करिकुलम हो, मतलब फिक्स हो, उसमें लचीलापन नहीं हो। तो मैंने बताया है कि जो स्टैंडर्डाइज करिकुलम होता है ये निगेटिव पॉइंट है, इससे बचना चाहिए। हमें करिकुलम कैसा होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल भी निगेटिव पॉइंट है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना, बिल्कुल ये बात सही है। योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना, ये नहीं कि योग्यता जैसी हो उसी अनुसार उसकी सत्ता हो। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान देना, मतलब अगर बच्चों में भिन्नताएं तो होगी, उनका सामाजिक पक्ष अलग अलग समाज से आते होंगे, आर्थिक पक्ष भी अलग अलग होगा, तो वैयक्तिक भिन्नताओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? प्रश्न 10 कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। बताइए, ऐसा तो नहीं कहा है। एक समान योग्यता है, समान की तो बात ही नहीं की है। जन्म से ही स्थिर है। बताइए, बुद्धि स्थिर है, ऐसी बात की थी? नहीं, ऐसी भी बात नहीं की थी। गार्डनर ने क्या बताया था? उनका सिद्धांत था बहुबुद्धि सिद्धांत का ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कई प्रकार की होती है बुद्धियाँ और व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो गार्डनर ने क्या बताया था कि बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 11, असर्शन और रीजन का है। असर्शन और रीजन में अभिकथन देख लेते हैं। असर्शन क्या है कि अधिगम का सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, मतलब समाज से संबंधित जो सिद्धांत है वह क्या बताता है कि अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देना चाहिए। बिल्कुल ये बात तो सही है,
जो अभिकथन है मुद्रित समृद्ध परिवेश जो होता है उसको सृजन पर बल देना चाहिए। ये बात क्या है, ट्रू है। रीजन क्या है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। बताइए, भाषा विकास में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होगी और भाषा पूरी तरीके से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर करती है। ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है, फॉल्स है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 12। अगला इसमें क्या दिखा रहा है कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं। ऐसा कोई टीचर कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। और इस तरह के कथन में किस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, बताइए किस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें समानता की बात हो रही है, नहीं समानता की बात नहीं हो रही है। इक्विटी की बात नहीं हो रही है, समता की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। समता और समानता की भी बात नहीं हो रही है। सशक्तिकरण की बात हो रही है, बताइए वुमेन एम्पावरमेंट या फिर जेंडर एम्पावरमेंट की बात हो रही है, नहीं। इसमें क्या हो रहा है, स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्धता दिखाई जा रही है, जो एक धारणा बन गई है और वह व्यक्ति मान रहा है कि लड़के बहुत शक्तिशाली हैं। प्राचीन धारणा है और यह गलत है। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ शक्तिशाली नहीं होती और कठोर नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। और लड़के हमेशा शक्तिशाली हों या भी नहीं है, कठोर हों या भी नहीं है, वह भी कमज़ोर हो सकते हैं और शक्तिशाली नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर मान लीजिए इसमें पॉजिटिव वे में पूछा होता और ये दो ऑप्शन दे देता, इक्विटी और इक्वलिटी दोनों पॉजिटिव आंसर है ना, इक्वलिटी और इक्विटी दोनों पॉजिटिव आंसर है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो और आपको पॉजिटिव आंसर चुनना होगा तो समता चुनिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न का जो पूछने का तरीका है वो पॉजिटिव वे में पूछ रहा है, आपका आंसर पॉजिटिव चाहता है और दोनों ऑप्शन दिया है इक्वलिटी और इक्विटी, तो आप हमेशा किसको चुनेंगे, इक्विटी को चुनेंगे। ये मोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप किसको चुनेंगे, जेंडर समता को चुनेंगे। लेकिन इसमें निगेटिव पूछा था तो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 13 है कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नहीं को जरूर देखिएगा आप। प्रश्न में एक दो प्रश्न तो ऐसे ही गलत कर देंगे, एक नहीं लिखा होगा लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियाँ प्रस्तुत करके ये तो करना चाहिए। अगला ऑप्शन क्या है, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने का अवसर देकर, ये भी हो सकता है। उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने का अवसर देकर, ये भी हो सकता है। उनका बहुविध तरीके से नामीकरण या लेबलिंग करना या फिर पृथक्करण करना। हमें बच्चों का पृथक्करण करना, बताइए अलग करना है। अगर भिन्नता है तो गरीब बच्चों को एक साइड कर लीजिए, अमीर बच्चों को एक साइड कर लीजिए, जो बहुत अच्छा पढ़ना आता है उनको इस रो में बैठा दीजिए। हमें ये कभी नहीं करना है। तो हमें जो लेबलिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा लेबलिंग जो होता है ये क्या है, ये निगेटिव वर्ड है। निगेटिव इसमें पूछा है तो लेबलिंग ही आंसर हो जाएगा ना। लेबलिंग निगेटिव वर्ड है। सेग्रेगेटिंग जो होता है पृथक्करण, ये भी निगेटिव वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा। टैग वर्ड से आपके लगभग 50 से 60 प्रश्न तो टैग वर्ड से ही बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, टैग वर्ड क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, इससे ही आपके 50 से 60 प्रश्न बन जाएंगे। तो इसमें क्या है, निगेटिव पूछा था तो हमें बहुविध तरीकों से नामीकरण या फिर लेबलिंग या फिर पृथक्करण नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आकलन का मुख्य कारण क्या है। आकलन का मुख्य कारण क्या है, असेसमेंट शुड बी डन मेनली टू, विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। बताइए, आकलन तो पॉजिटिव चीज़ है, भय नहीं, निगेटिव तो नहीं होगा। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी है कि विद्यार्थी के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। बताइए, ऐसा करना आकलन का उद्देश्य होता है कि या तो विद्यार्थी को प्रमोट कीजिए या तो डिमोट कर दीजिए। ये भी गलत है, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना। वर्गीकृत मैं अभी बताया है, ऊपर ही बताया कि मैं सेग्रीगेट या फिर क्लासिफिकेशन कभी नहीं करना है, तो डी भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उसकी खूबियों की पहचान करना और चुनौतियों की पहचान करना, और जो चुनौतियां आए उसका समाधान करने के लिए आकलन किया जाता है। मतलब इसलिए यह देखा जाता है कि बच्चा किस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है और किस फील्ड में उसे दिक्कत हो रही है, और जिस फील्ड में दिक्कत होगी उस फील्ड में उसका समाधान खोजा जाएगा। तो आकलन का यही मुख्य कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। बताइए किन कौशल को इसमें बढ़ाना है। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, आपको किस प्रकार की थिंकिंग चाहिए समालोचनात्मक चिंतन के लिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए ना, अब सारी चिंतन चाहिए। रोट मेमोराइजेशन निगेटिव है, अनुकरण निगेटिव पॉइंट है, इसमें एक ही पॉजिटिव पॉइंट दिया गया है ऑप्शन नंबर बी स्वचिंतन।
आप खुद से जो चिंतन करेंगे या फिर मेटा कॉग्निशन भी इसके जगह दे सकते थे। आप जो स्वचिंतन करते हैं या फिर प्रतिबिंबन अपना करते हैं, इसके लिए समालोचनात्मक चिंतन के लिए यह बहुत जरूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सबसे पॉजिटिव उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 है कि विद्यार्थियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। तो बताइए, लो परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स इन स्कूल इंडिकेट्स दैट। विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। बताइए, इसमें कह रहा है कि जो सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उनका जो निम्न स्तरीय क्या है रिजल्ट है, जो लो परफॉर्मेंस है, वह किस ओर संकेत देता है कि विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहा है। ये तो पॉजिटिव है ना। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते, या फिर विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, या फिर बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अध्ययन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। बताइए, पूरी तरीके से उत्तरदायी नहीं है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि विद्यालय जो है वह सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि निम्न जो वांछित ग्रुप वाले बच्चे होते हैं उन्हें क्या मिलता है, उन्हें लो परफॉर्मेंस होती है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है कि विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है चिकित्सीय, ऑप्शन बी है दानशीलता, ऑप्शन सी है सामाजिक और मानवीय अधिकार, ऑप्शन डी है। तो इसमें बताया जा रहा है विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधिक अंतःक्रियाओं का परिणाम है। तो सामाजिक वर्ड आया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, या सामाजिक प्रतिमान को दर्शा रहा है ना विकलांगता का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18 कि श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान। बताइए, वह सुन नहीं पा रहा है तो आप उसको व्याख्या करेंगे तो उससे कोई मतलब होगा नहीं। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षण का प्रयोग करेंगे। जब वह सुन ही नहीं पाएगा तो मौखिक परीक्षण का क्या वो हो जाएगा, क्या प्रभाव होगा। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग को निषेध करेंगे। जब आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा ना इसके लिए। ऑप्शन डी सही हो जाता है फिर, क्योंकि 4 ही ऑप्शन बचे और एक ही ऑप्शन बचा है, 4 ही ऑप्शन होते हैं। यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरी हो। मतलब इसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो व्याख्या की जाए उसमें क्या हो, उसमें उसे दिखाया भी जाए, उसे क्या किया जाए, उसे चित्र में आदि में संप्रेषण के साथ मौखिक संप्रेषण में दृश्यात्मक रूप से दिखाया भी जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है कि मेधावी या फिर प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। बताइए, किस तरह की संभावना होती है। उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। बताइए, प्रतिभाशाली बच्चा है तो अभाव होगा। अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। नहीं, यदि कार्य चुनौती भरा हो तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, ये भी गलत बात है। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, काम को छोड़ते नहीं हैं। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। बताइए, ADHD की बात हो रही है, इसमें क्या है कि कौन सा चुनौती प्रदान करेगा। लिखित प्रदत्तों कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुँच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्य को छोटे छोटे प्रबंधी समूहों को प्रस्तुत करना, या फिर बिना अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान करना। बताइए, इसमें क्या दिक्कत करेगा। तो अगर बच्चे में ADHD है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा कि बिना किसी अंतराल के अगर लंबी अवधि वाली व्याख्यान देंगे तो वह उसे दिक्कत प्रदान करेगा ना। लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच वह कर लेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ होगी कि बिना किसी अंतराल के, मतलब बिना किसी गैप के लगातार लंबी अवधि के व्याख्या आप उसे दे रहे हैं तो वह नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। उसका दिमाग हर जगह कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 अब देखते हैं असर्शन और रीजन के। इसमें अभिकथन कह रहा है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ट्रू बात है, ये तो ट्रू बात हो गई ना। तर्क क्या कह रहा है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। बिल्कुल ये भी बात सही हो जाएगी। तो दोनों बात सही है, दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, पूरी संपूरक कर रहे हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22 है कि शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती। बताइए, सक्रिय भूमिका को महत्व कौन सी विधि नहीं देगी।
व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम या फिर पारस्परिक शिक्षण? बताइए। तो इसमें रेसिप्रोकल टीचिंग देती है, डिस्कवरी लर्निंग भी देगी, पीयर कोलैबोरेशन भी देगा। जो अनुकूलन होता है, बिहेवियर को मतलब क्या करना है कि व्यवहार को अनुकूलित करना है। ये क्या है कि विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महत्व नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 23 है कि विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? बताइए। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण से नहीं, पुरस्कार दंड से नहीं, कंठस्थीकरण से भी नहीं। दो तीनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। तो इसमें एक ही ऑप्शन बनता है कि जिज्ञासा और अन्वेषण। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। इसी के द्वारा विद्यार्थी बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24 क्या कह रहा है? प्रश्न 24 है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है? बताइए। विद्यार्थी का समस्या समाधान कौशल में बाधक कौन सा बनेगा? एनालॉजिकल थिंकिंग, प्रक्रियात्मकता, स्थिरता, बहुविध तरीके से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण या फिर प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित करना? बताइए। आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस अपना कर रहे हैं तो समस्या समाधान कौशल पर बाधा बनेगी? नहीं। लगातार अन्य तरीके से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो ये भी नहीं हो जाएगा। फंक्शनल फिक्सडनेस इसमें हो जाएगी आंसर। प्रक्रियात्मक स्थिरता क्या होती है कि मान लीजिए आप एक कार्य को एक तरीके से कर लिए, उसके बाद सभी कार्यों को उसी तरीके से करने का प्रयास करते हैं, यही है फंक्शनल फिक्सडनेस। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो होता है फंक्शनल फिक्सडनेस जो होता है यह समस्या समाधान कौशल में बाधा बनता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाओं अध्यापक द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? बताइए। इन व्हाट वे शुड अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कैरिड बाय स्टूडेंट बी एड्रेस्ड बाय द टीचर? मतलब ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है कि वैकल्पिक अवधारणाओं को कोई चर्चा किए बिना अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी निगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थी को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल यही हो जाएगा कि विद्यार्थी को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। इसमें पूछा था क्या कि वैकल्पिक अवधारणाएं जो होती हैं बच्चों की उसको किस प्रकार संबोधित करना चाहिए अध्यापक को, तो प्रोत्साहित करना चाहिए उसे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं। कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? बताइए। बाह्य प्रेरणा जो दूसरों द्वारा दी जाती है। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम या आंतरिक प्रेरणा है जो कि पॉजिटिव होता है। बाह्य प्रेरणा क्या होता है? निगेटिव होता है ना, उतना अच्छा नहीं होता। समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, ये भी आंतरिक हो जाएगा। नकद पुरस्कार पाने के लिए, बिल्कुल नकद पुरस्कार पाने के लिए जो अधिगम करते हैं ये क्या है? बाह्य प्रेरणा है, क्योंकि आप पुरस्कार पाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 चलिए देखते हैं। प्रश्न 27 है कि शाइमा अपनी असफलताओं के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? तो अगर आप बार बार असफल होंगे तो आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी नहीं, आपके असहायता का सीखा हुआ भाव आएगा, गर्व महसूस करेंगे। आप असफल हो रहे हैं अपने आप को गर्व महसूस करेंगे नहीं, आशा आएगी आपके अंदर नहीं। आप जब बार बार असफल हो रहे हैं तो आपकी होप क्या है? मिटती जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप असहायता का सीखा हुआ भाव, आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28 है कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? बताइए। किस युक्ति को नहीं हमें करना है? उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, बिल्कुल इसी युक्ति से हमें बचना है। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही हो जाएगा कि हमें उन्हें बार बार रटवाने से बचना है और उनके पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेंगे, बिल्कुल ये बात सही है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से भी जोड़ेंगे और उस अवधारणाओं हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन हमें बचना किससे है? निष्क्रिय रूप से रटने से बचवाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? बताइए। व्यक्तिगत कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल व्यक्तिगत कारक है? नहीं, सामाजिक कारक हो जाएगा ना। आनुवांशिकता हो सकता है। सांस्कृतिक संदर्भ ये भी समाज से संबंधित होता है। अध्यापक का शिक्षा शास्त्र ये भी व्यक्तिगत कारक थोड़ी ना है। टीचर किस प्रकार का है, इसमें आपका क्या गलती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? जो आपकी आनुवंशिकता होती है या व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करेगी। मान लीजिए आपकी आनुवंशिकता में आपके कोई गुण अच्छे नहीं मिले हैं, मान लीजिए आनुवंशिकता से भी कुछ रोग मिलते हैं ना, वो रोग मिल गए हैं तो आपको क्या होगा? अधिगम आपका प्रभावित हो जाएगा। तो हेरिडिटी जो होती है ये क्या है? व्यक्तिगत कारक है। चलिए अब आज के हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? बताइए। अधिगम नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा जब अध्यापक प्रदान करेगी पाठ, नहीं ये तो गलत है। प्रदान
पाड़ प्रदान करना क्या है, पॉजिटिव है। निराशा की भावना, बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार वैयक्तिक रूप से दिए रहे अनुदेशन, ये भी पॉजिटिव है। तो क्या इसमें दिक्कत है, इसमें प्रश्न इसका नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा कब, जब निराशा की भावना होगी बच्चों में, तब क्या होगा, अधिगम नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 30 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।